यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा फर्क रिसोर्सेज से भी पहले एटीट्यूड बनाता है। हाँ बिल्कुल, एटीट्यूड ही सब कुछ है। क्योंकि देखिए कई एस्पिरेंट्स पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब न्यूज़ या एडिटोरियल सामने आता है ना, तो उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उसको सिलेबस के साथ कनेक्ट नहीं करते। सही कहा, वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। एग्जैक्टली और यही छोटी सी आदत आगे जाकर मेंस और इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा गैप बना देती है। एकदम सही पॉइंट है। तो अगर कोई एक सीरियस एस्पिरेंट है और चाहता है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसकी एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग और जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो सब एक डिसिप्लिन्ड फ्लो में कवर हों, तो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स सुन लो यूपीएससी की चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके इस प्रीमियम कंटेंट का पूरा एक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि प्रिपरेशन का स्कैटर्ड होना सबसे बड़ा नुकसान करता है। राइट? इस प्रीमियम कंटेंट का मकसद यही है कि तैयारी बिखरी हुई ना रहे, बल्कि पूरी तरह से फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बने। बिल्कुल, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हाँ, तो याद रखिए यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का नहीं, कंसिस्टेंसी का इम्तिहान है। और यूपीएससी सीएसई 2027 के लिए अब लिमिटेड टाइम बचा है। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, तो हर दिन का एफर्ट मायने रखता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज 27 जुलाई 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी के मुद्दों का ये डीप डाइव। आज का डिस्कशन सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, आज हमारा फोकस यूथ प्रोटेस्ट्स, ई गवर्नेंस की टेक्निकलिटीज, ग्लोबल इकोनॉमी की हलचल और भारत के गोल्ड एक्सचेंज जैसे इम्पोर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स पर होगा, जो कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो चलिए ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच का टकराव, खासकर जो यूथ कर रहे हैं। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं आप? हाँ, वही जेनजी के एनईटी और एनटीए वाले विरोध प्रदर्शन। इस पर हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार एडिटोरियल्स हैं। पहला है एडिटोरियल टाइटल यूथ एट द वैनगार्ड, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। द हिंदू का ये आर्टिकल बहुत इंसाइटफुल है। और दूसरा है एडिटोरियल टाइटल यूथ हैव बीन हर्ड, अ लार्जर लिसनिंग मस्ट बिगिन, न्यूज़पेपर नेम द इंडियन एक्सप्रेस। और इसी से जुड़ा एक तीसरा भी है, एडिटोरियल टाइटल रीडिंग द स्ट्रीट, लेसन्स फ्रॉम जंतर मंतर फॉर द पुलिस, न्यूज़पेपर नेम द इंडियन एक्सप्रेस। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये जीएस पेपर 2 के रोल ऑफ सिविल सर्विसेज और सिविल सोसाइटी इन अ डेमोक्रेसी के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी बनता है। सही बात है। तो इन प्रोटेस्ट्स को अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ क्या बताया गया है? देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है ना, वो इसको सीधे तौर पर एक लेजिटिमेसी क्राइसिस बताता है। लेजिटिमेसी क्राइसिस मतलब वैधता का संकट। एग्जैक्टली। जब एनटीए जैसी संस्था जिस पर लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है, अगर वो फेल होती है तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। राइट। और ये सरकार के लिए एक चेतावनी है कि इंस्टीट्यूशंस में जो दीमक लग चुकी है उसको ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपरी रिपेयर से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक सेकेंड, द हिंदू का जो एडिटोरियल है यूथ एट द वैनगार्ड, वो एक बहुत ही अलग पहलू पे फोकस करता है। हाँ, उसमें यूथ के नेचर की बात की गई है। राइट। उसमें ये पॉइंट है कि इस बार कोई एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी या लीडर नहीं था। जेन जेड ने बिना किसी बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग के शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया और सरकार को पीछे हटने पर भी मजबूर भी किया। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह से एक नए टाइप का नॉन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो गया ना। 100%। ये सिविल सोसाइटी की ताकत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आजकल यूथ सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू मोबिलाइज हो जाते हैं, उन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं है। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पर, अगर मैं इसको पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से सोचूं, बताइए। जब भीड़ का कोई लीडर ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है जिससे बात की जा सके, तो पुलिस के लिए ये मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। उन्हें राइट टू प्रोटेस्ट और लॉ एंड ऑर्डर दोनों बैलेंस करने। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और यहीं पर द इंडियन एक्सप्रेस का तीसरा आर्टिकल काम आता है, जो अभिनव कुमार ने लिखा है, रीडिंग द स्ट्रीट। अच्छा, तो उन्होंने क्या सॉल्यूशंस दिए? उन्होंने पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जब लीडरशिप नहीं होती तो भीड़ अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। ऐसे में पुलिस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब आनुपातिक बल का प्रयोग? हाँ, इसको ऐसे समझिए, अगर भीड़ सिर्फ नारे लगा रही है, पीसफुल है,
भले ही उनके पास परमिशन ना हो। राइट। तो वहां पुलिस अचानक से लाठीचार्ज नहीं कर सकती, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ओ, मतलब फोर्स उतनी ही यूज करनी है जितना थ्रेट हो। एग्जैक्टली क्योंकि पुलिस का काम सिर्फ सड़क खाली करवाना नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक राइट्स की रिस्पेक्ट करना भी है। बिना उकसावे के फोर्स यूज करना सिचुएशन को और भड़का सकता है। तो इसका मतलब पुलिस को अब ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस और रेस्ट्रेंट दिखाना पड़ेगा इन जेंजी प्रोटेस्ट्स में। बिल्कुल, पुलिसिंग को इस नई जनरेशन के हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा। सही बात है। लोग अब सिर्फ वोट देकर खुश नहीं हैं, उन्हें रोज की गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हाँ, सिविल सोसाइटी अब बहुत एक्टिव हो गई है। लेकिन अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो क्या सिर्फ सड़कों पर आवाज उठाने से अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए सिस्टेमिक चेंजेस चाहिए। वही तो, जब तक देश के नागरिकों को और रिसर्चर्स को कानून और रूल्स तक आसान और ट्रांसपेरेंट एक्सेस नहीं मिलेगा, तब तक अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? ये तो ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। और इसी से जुड़ी हमारी अगली न्यूज है, जो दी हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन से है। न्यूज है, Why India must modernize the way government publishes laws and regulations. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक पॉलिसी मुद्दा है, जीएस पेपर 2 का डायरेक्ट पार्ट। राइट। तो हम लोग 2026 में बैठे हैं, एआई का टाइम चल रहा है, पर सरकार आज भी अपने गजेट्स और लॉज मेनली पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिश करती है, जो कि एक बहुत पुराना तरीका है। पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई नॉर्मल एस्पिरेंट सोचे कि भाई कानून तो पीडीएफ में भी पढ़ा जा सकता है, फोन में डाउनलोड करो और पढ़ लो, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, पीडीएफ इंसान के पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में पीडीएफ एक डेड फॉर्मेट है। डेड फॉर्मेट? हाँ, मतलब उसको मशीन या कोई सॉफ्टवेयर इजीली रीड या सर्च नहीं कर सकता, वो मशीन रीडेबल नहीं है। ओह अच्छा। जैसे आपने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की होगी पीडीएफ से, फॉर्मेट बिगड़ जाता है ना। हाँ बिल्कुल, वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। अब सोचिए, एक कानून जो 1960 में बना था, उसमें पिछले 60 सालों में 50 अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? दुनिया भर में क्या हो रहा है? दुनिया के कई देश अब अकोमा नोटसो का यूज कर रहे हैं। अकोमा नोटसो, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल एक्सएमएल स्टैंडर्ड है। एक्सएमएल मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा। ये लैंग्वेज कानून के हर एक हिस्से को, हर सेक्शन और सब सेक्शन को एक मशीन रीडेबल टैग दे देती है। अफ्रीका के कई देश इसको यूज कर रहे हैं। ओह वाह। यूके में क्राउन लेजिस्लेशन एपीआई है, और अमेरिका में यूएस एलएम यूज होता है, यूनाइटेड स्टेट्स लेजिस्लेटिव मार्कअप। तो अगर इंडिया इस अकोमा नोटसो या एक्सएमएल पर शिफ्ट होता है, जी, तो रियल वर्ल्ड में क्या चेंज आएगा? लीगल टेक इंडस्ट्री को इससे क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। कानून सिर्फ वेबसाइट पर पड़ी एक बोरिंग पीडीएफ नहीं रहेगा। जो डेटा ड्रिवन लीगल टेक एप्स हैं, एआई मॉडल्स हैं, वो इस डेटा को यूज करके ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना पाएंगे जहां कोई आम आदमी अपनी लोकल लैंग्वेज में इजीली कानून समझ सके। सही बात है। आर्टिकल में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बाय द पीपल को गवर्नमेंट फॉर द पीपल तभी बनाया जा सकता है जब कानून, मशीन और रिसर्चर्स के लिए एक्सेसिबल हो। बिल्कुल, तभी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। सिर्फ पीडीएफ अपलोड कर देने से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। पर एक चीज देखिए, देश के अंदर चाहे हम कितने भी अच्छे और ट्रांसपेरेंट लॉज बना लें, लेकिन अगर बाहर से इकोनॉमी पर झटके लग रहे हैं तो डोमेस्टिक स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ जाती है। आप एक्सटर्नल सेक्टर की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, और हमारा अगला मुद्दा यही है, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। भारत के सामने इस वक्त बाहरी आर्थिक चुनौतियां खड़ी हैं। ये जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी और लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस से 2 सोर्सेज हैं। पहला है एडिटोरियल टाइटल, राइजिंग रूपी, न्यू ट्रम्प टैरिफ्स ट्रैक द हेडविंड्स, न्यूज़पेपर नेम द इंडियन एक्सप्रेस। और दूसरी न्यूज़ है, ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट ऑन जेनेरिक्स, व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडियन फार्मा फर्म्स। दोनों ही आर्टिकल्स काफी चिंता बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पहली सिचुएशन देखें, रुपए की कीमत कंटिन्यूसली गिर रही है, डॉलर के मुकाबले 83.73 तक चली गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका से नए टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटीज का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट ये दोनों चीजें एक साथ कैसे ऑपरेट कर रही हैं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को इकोनॉमी से कनेक्ट करना होगा। सबसे पहला फैक्टर है रेड सी और बाबल मंडप स्ट्रेट में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है। लेकिन बाबल मंडप स्ट्रेट तो बहुत दूर है, उसका डायरेक्ट असर हमारे रुपये पर कैसे हो रहा है? देखिए, वहां से दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। अब क्योंकि वहां अनस्टेबल सिचुएशन है, शिप्स पर हमले हो रहे हैं। हाँ, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
तो शिप्स को सुएज कनाल वाला शॉर्टकट छोड़कर पूरे अफ्रीका का लंबा चक्कर लगा कर आना पड़ रहा है। ओ, मतलब टाइम और फ्यूल दोनों ज्यादा लग रहा है। एग्जैक्टली। इससे फ्रेट कॉस्ट यानी माल ढुलाई का खर्चा बहुत बढ़ गया है और यही रूट ऑयल के लिए भी यूज होता है। राइट। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो ऑयल महंगा होता है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। हम बाहर भेज कम रहे हैं और खरीदने में डॉलर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर आता है। बिल्कुल। और जब सीएडी बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये ऑटोमेटिकली वीक होने लगता है। ऊपर से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं यानी एफपीआईज, वो भी अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स साइकिल बन गई। लेकिन जो दूसरी न्यूज है अमेरिकन टैरिफ्स के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दिया है कि वो जेनरिक मेडिसिन पर 100% तक टैरिफ लगा देंगे। ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? ये तो एक सीधा झटका होगा। सोर्स डेटा के मुताबिक अमेरिका हमारा सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। हमारे टोटल फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 30%, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $9.7 बिलियन है, वो सिर्फ यूएस में जाता है। वेट, $9.7 बिलियन? तो अगर यूएस में 100% टैरिफ लग गया तो क्या सन फार्मा या डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनीज अपना सामान यूरोप या अफ्रीका में नहीं बेच सकती? आई मीन ऑल्टरनेट मार्केट्स भी तो होते हैं। सुनने में ये सोल्यूशन आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यूएस मार्केट की सिर्फ वॉल्यूम बड़ी नहीं है, वहाँ मार्जिन्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा। ढूंढने में सालों लग जाते हैं। सही बात है। ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि हम घर के अंदर महंगाई से लड़ रहे हैं और बाहर ग्लोबल मार्केट में हमारी इनकम यानी एक्सपोर्ट्स ही काट लिए जा रहे हैं। वही तो, दो तरफा मार पड़ रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बजट में इन ग्लोबल झटकों को सहने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? सोर्स के अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक बफर्स मौजूद हैं। बफर्स मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स? हाँ, रिजर्व्स अच्छे हैं और थोड़ा फिस्कल स्पेस भी है। लेकिन इन्होंने एक वार्निंग भी दी है। किस चीज की वार्निंग? फूड इन्फ्लेशन, यानी खाद्य महंगाई की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और खराब मौसम की वजह से गेहूं जैसी फसलों पर असर पड़ रहा है। ओह, तो मतलब एक तरफ बाहर के झटके हैं और दूसरी तरफ इंटरनल फूड इन्फ्लेशन का डर। ये तो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। बिल्कुल। और ऐसे अनसर्टन माहौल में डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत रखना और भी जरूरी हो जाता है। हाँ, और इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए अपने डोमेस्टिक एसेट्स का फॉर्मलाइजेशन और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हमें आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ ले जाता है, फाइनेंशियलाइजेशन एंड रेगुलेशन, जो कि अगेन जीएस पेपर 3 का ही हिस्सा है। फाइनेंशियल मार्केट्स और रिसोर्स मोबिलाइजेशन से जुड़ा हुआ। राइट। यहाँ पर हमारे पास दो खबरें हैं। पहली द हिंदू से है, व्हाट्स बिहाइंड द वॉल्ट ऑफ इंडियाज गोल्ड एक्सचेंज, और दूसरी द इंडियन एक्सप्रेस से, CBDT इश्यूज क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग नोट अलाइंड विद OECD फ्रेमवर्क। दोनों ही एसेट क्लासेस बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में, गोल्ड और क्रिप्टो। तो पहले इंडियंस के सबसे फेवरेट एसेट गोल्ड की बात करते हैं। एक्सपर्ट, ये EGR या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट सिस्टम जो न्यूज में है, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है? देखिए, EGR फिजिकल गोल्ड को एक फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल एसेट बनाने का तरीका है। अच्छा। इसकी साइकिल ऐसे चलती है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा फिजिकल गोल्ड है, आप उसे किसी सेबी ऑथराइज्ड वॉल्ट में यानी तिजोरी में जमा करवा देते हैं। ठीक है, मैंने वॉल्ट में सोना जमा कर दिया, फिर क्या होगा? फिर वो वॉल्ट मैनेजर उस सोने की प्योरिटी और वेट चेक करके एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी EGR इशू करेगा। ओके। और ये EGR किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। फिर लोग उसे शेयर्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। सरकार की एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB स्कीम भी तो है, वो भी तो डिजिटल गोल्ड ही है। तो फिर इस नई EGR सिस्टम की क्या जरूरत आई? यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो UPSC डिमांड करता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सरकार का एक प्रॉमिसरी नोट है, एक तरह का कर्ज है जो सरकार आपसे ले रही है। अच्छा। उसके पीछे वॉल्ट में कोई रियल फिजिकल गोल्ड नहीं रखा होता। ओह। मतलब SGB के पीछे कोई फिजिकल सोना नहीं है। नहीं। सरकार बस प्रॉमिस करती है कि मैच्योरिटी पर आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसे दे देगी और साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी। अच्छा। और EGR में ऐसा नहीं है? EGR में आपकी रिसीट के पीछे 100% फिजिकल गोल्ड वॉल्ट में प्रैक्टिकली रखा होता है। और सबसे मेन बात है इसकी फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी मीन, इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाइए। फंजिबिलिटी का मतलब है कि आप EGR
और रियल फिजिकल गोल्ड को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फंजिबिलिटी का मतलब है कन्वर्टेबिलिटी। अगर आपके पास EGR रिसीट है तो आप कभी भी किसी ऑथराइज्ड वॉल्ट पर जाके उसे सरेंडर कर सकते हैं और आपको उतनी ही क्वांटिटी और प्योरिटी का फिजिकल गोल्ड वापस मिल जाएगा। ओह वाओ, तो आप अपना सोना लिटरली वापस निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली जरूरी नहीं वही बिस्किट मिले जो जमा किया था, पर उतनी ही वैल्यू और प्योरिटी का जरूर मिलेगा। ये गोल्ड की लिक्विडिटी को बहुत बड़ा बूस्ट देता है। ये सच में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, घरों में जो सोना पड़ा है उसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाने का। बिल्कुल। लेकिन फॉर्मल इकोनॉमी में एक और डिजिटल एसेट ने काफी तहलका मचाया हुआ है, और वो है क्रिप्टो। अब सरकार ने उस पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। हाँ, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नए रूल्स निकाले हैं और ये रूल्स OECD के कार्फ के साथ अलाइन किए गए हैं। कार्फ मतलब क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पर हम क्रिप्टो तो बनाया ही इसीलिए गया था ना कि वो डिसेंट्रलाइज रहे, सरकारों और बैंक्स के कंट्रोल से बाहर रहे। तो फिर ये CARF फ्रेमवर्क उसे रेगुलेट कैसे करेगा? यहीं पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन काम आता है। CARF फ्रेमवर्क के अंदर देश आपस में इंफॉर्मेशन का ऑटोमेटिक एक्सचेंज करेंगे। ऑटोमेटिक एक्सचेंज? हाँ, इसको ऐसे समझिए, पहले अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी बाहर के क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेड करके प्रॉफिट कमाता था, हाँ। तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को पता ही नहीं चलता था। राइट, क्योंकि वो डेटा तो फॉरेन प्लेटफॉर्म के पास था। एग्जैक्टली। पर अब क्योंकि इंडिया और बाकी देश इस OECD फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, अगर कोई इंडियन किसी भी बाहरी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करेगा तो वो फॉरेन प्लेटफॉर्म अपने देश की टैक्स एजेंसी को बताएगा और वहां की एजेंसी ऑटोमेटिकली वो डेटा हमारे CBDT को भेज देगी। ओहो, तो मतलब अब डिजिटल बॉर्डर्स के पीछे छुपकर टैक्स चोरी करना लगभग नामुमकिन होने वाला है। सही कहा। तो चाहे गोल्ड EGR हो या क्रिप्टो का नया फ्रेमवर्क, दोनों का मकसद यही है कि इकोनॉमी में से ब्लैक मनी कम हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। बिल्कुल, ताकि जो ग्लोबल शॉक्स हैं जैसे रेड सी का इशू या US टैरिफ्स, उनसे लड़ने के लिए हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत रहे। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो आज का डिस्कशन सच में बहुत वाइड स्प्रेड रहा। शुरुआत में हमने देखा कि कैसे जेन ज़ी एक नए तरीके से बिना किसी नेता के स्ट्रीट्स पर अकाउंटेबिलिटी मांग रही है और पुलिस को उनके साथ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करनी पड़ेगी। हाँ, और उसके बाद हमने कोमंटोसो और मशीन रीडेबल लॉज की जरूरत को समझा, जो गवर्नेंस के लिए बहुत क्रूशियल है। राइट। और फिर हम शिफ्ट हुए ग्लोबल इकोनॉमी पर, देखा कि कैसे फ्रेट कॉस्ट बढ़ने से रुपए पर प्रेशर है और फार्मा एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ का खतरा है। और एंड में हमने EGR और SGB का फर्क समझा और क्रिप्टो रेगुलेशन पर CBDT के नए रूल्स को डिकोड किया। देखा जाए तो ये सभी टॉपिक सिलेबस के अलग-अलग हिस्सों से हैं, पर इनमें कॉमन थ्रेड है, गवर्नेंस और स्टेबिलिटी का थ्रेड। बिल्कुल। और यहीं पर आज का सेशन एंड करने से पहले मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, उस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब आप लोग मेंस के आंसर्स फ्रेम करें तो इस डायरेक्शन में ज़रूर सोचें कि क्या एक ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क जहां लॉज मशीन रीडेबल हो और एक अवेयर सिविल सोसाइटी जो पीसफुल तरीके से अकाउंटेबिलिटी मांग सके, क्या ये दोनों चीज़ें सिर्फ पॉलिटी का हिस्सा है या असल में एक मजबूत और सिक्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए यही सबसे पहली शर्त है? क्या बिना अच्छे गवर्नेंस के कोई भी देश ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स को सर्वाइव कर सकता है? ये बहुत ही डीप और इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव है। एस्पिरेंट्स को इस पर जरूर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। तो इस थॉट पर गौर कीजिएगा, अपनी तैयारी को डिसिप्लिन रखें, न्यूज़ को कनेक्ट करते रहें। अगले डीप डाइव में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर, लेकिन रुकिए, उससे पहले जरा आज के इस डीप डाइव का पूरा मिशन सेट कर लिया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि आज हम IR से लेकर साइंस और टेक के कुछ बेहद माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स डिकोड करने वाले हैं। मतलब एक ऐसे मेडिकल पैराडॉक्स की कल्पना कीजिए जहां जो वैक्सीन बीमारी से बचाने के लिए दी गई है, वही शरीर में वायरस के लिए एक ट्रोजन हॉर्स का काम करने लगे। साउंड्स टेरिफाइंग, राइट? और यही आज के डीप डाइव का कोर है। ये सेशन खास तौर पर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के गंभीर उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जैक्टली। हम सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इन घटनाओं के पीछे के मैकेनिज्म, मतलब क्यों और कैसे को गहराई से समझेंगे।
असम की बाढ़ से लेकर सोशल जस्टिस के संवेदनशील मुद्दों तक सब कुछ कवर होगा। और ये सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से एनालाइज किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आईआर से शुरुआत करते हैं। द हिंदू का एक बहुत ही दिलचस्प एडिटोरियल सामने आया है। अच्छा। हाँ। एडिटोरियल टाइटल, डू नॉट सरेंडर टू चाइना, डू नॉट डिपेंड ऑन द यूएस। न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। राइट, ये शशि थरूर का लेख है। इसमें ना भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता के कोर आइडिया को काफी प्रैक्टिकली एनालाइज किया गया है। तो मेन आर्गुमेंट क्या है इसमें? देखिए, इसमें साफ कहा गया है कि चीन की जो एसिमेट्रिक डिटरेंस है उसका सामना करने के लिए भारत को पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी खुद की क्षमताएं विकसित करनी होंगी। एक सेकेंड, इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये एसिमेट्रिक डिटरेंस सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है। क्या इसका क्या ये सिर्फ मिलिट्री पावर में अंतर की बात हो रही है? मिलिट्री ताकत तो बस इसका एक हिस्सा है। एसिमेट्रिक डिटरेंस का असली मतलब ये है कि चीन अपनी विशाल आर्थिक शक्ति और सप्लाई चेन डोमिनेंस का इस्तेमाल करता है। ओके, और उससे एक ऐसा भारी असंतुलन पैदा कर देता है कि सामने वाला देश बिना युद्ध लड़े ही रणनीतिक कदम उठाने से कतराने लगता है। इसे असमित निवारण कह सकते हैं। मतलब एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रेशर। बिल्कुल। और लेखक का तर्क है कि इस असंतुलन को पाटने के लिए अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के छाते के नीचे चला जाता है तो वो अपनी ऑटोनॉमी खो देगा। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मतलब आज के इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना, वो भी बिना किसी ग्लोबल सुपर पावर के सॉलिड सपोर्ट के, क्या ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट यानी अलग थलग नहीं कर देगा? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और यहीं पे कूटनीति के सबसे बारीक अंतर को समझना जरूरी है, आइसोलेशन और ऑटोनॉमी के बीच का फर्क। राइट। देखिए, आइसोलेशन का मतलब है दुनिया से कट जाना, जैसे उत्तर कोरिया, जबकि ऑटोनॉमी का मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आजादी। भारत मल्टी अलाइनमेंट पे चल रहा है। अच्छा, तो हमें अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलना चाहिए। एग्जैक्टली। लेख के अनुसार भारत का हित इसी में है कि वो अपने खुद के एसिमेट्रिक फायदे तलाशे, जैसे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर आईटी सेक्टर। अगर पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो गए तो उनके और चीन के बीच किसी डील की स्थिति में हमारे हित दांव पर लग जाएंगे। यानी अपनी शर्तों पर रिश्ते बनाना, जो कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए जरूरी है। खैर, जब हम पड़ोसियों के साथ शक्ति संतुलन और तनाव की बात करते हैं तो कूटनीति सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। नदियां भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। इसी से जुड़ी एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडियाज प्लान्स, पाकिस्तान प्रोटेस्ट। हाँ, सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी ये, और ये दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिनी जाती है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसके तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज, इन पर भारत का अन्य अधिकार यानी एक्सक्लूसिव राइट है। ओके। और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन एक अहम शर्त ये है कि भारत इन पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकता है, जैसे कि चिनाब नदी पर सलाल या रातले प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही। इस रन ऑफ द रिवर कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि भारत पश्चिमी नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर पानी रोक रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। राइट? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि पानी को स्टोर करने के लिए कोई बड़ा रिजर्वॉयर या जलाशय नहीं बनाया जाता। तो फिर बिजली कैसे बनती है? बस नदी के प्राकृतिक बहाव का इस्तेमाल किया जाता है। पानी आता है, टर्बाइन घुमाता है और फिर वापस उसी नदी में आगे बढ़ जाता है। पानी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होती। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे एक पाइप से पानी लगातार बहकर पड़ोसी के घर जा रहा है, और भारत ने बीच में सिर्फ एक छोटी सी चक्री लगा दी है बिजली बनाने के लिए, बिना पानी के एक भी बूंद रोके। लेकिन पड़ोसी फिर भी शिकायत कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान इतना विरोध क्यों कर रहा है? बहुत सटीक एनालॉजी है। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का डर यही है। भारत अब इन पश्चिमी नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए तेजी से प्रोजेक्ट्स बना रहा है, और पाकिस्तान को ये खटक रहा है। हाँ, पाकिस्तान इसे एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट या रणनीतिक खतरे के रूप में देख रहा है। उसे लगता है कि युद्ध की स्थिति में भारत इस बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल पानी रोकने या बाढ़ लाने के लिए कर सकता है। ओहो।
इसीलिए वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार जा रहे हैं। और इसी लगातार अड़ंगेबाजी से परेशान होकर भारत ने हाल ही में इस संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भी भेज दिया है। देखिए, पश्चिम में हम कूटनीति के जरिए नदियों के बहाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देश के पूर्वी हिस्से की ओर देखें तो वहां यही नदियां हमारे हर नियंत्रण को तोड़ती हुई नजर आती हैं। आप असम की बाढ़ की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। असम की स्थिति पर इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत रिपोर्ट है, व्हाई असम इज एक्सपीरियंसिंग अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग दिस ईयर। असम में बाढ़ आना कोई नई बात तो नहीं है, ये वहाँ का एक वार्षिक चक्र है, लेकिन इस साल की स्थिति अभूतपूर्व यानी अनप्रेसिडेंटेड है। और मुझे लगता है इसे सिर्फ क्लाइमेट चेंज कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 9 दिनों तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जो एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। लेकिन एक्सट्रीम बारिश या वनों की कटाई तो देश के कई अन्य हिस्सों में भी हो रही है। असम ही हर साल इतनी बुरी तरह क्यों डूबता है? क्या इसकी टोपोग्राफी इसका असली कारण नहीं है? टोपोग्राफी निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसन बहुत अनूठा है। नदियां पहाड़ों से बहुत तेज ढलान के साथ नीचे आती हैं और फिर सीधे असम के समतल मैदानों में प्रवेश करती हैं। लेकिन मैन्स के नजरिए से हमें इसके मानव निर्मित कारणों को गहराई से समझना होगा। असली समस्या है कैचमेंट एरियाज में बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। तो पेड़ न होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब पहाड़ों पर पेड़ नहीं होते तो बारिश का पानी मिट्टी और चट्टानों को तेजी से अपने साथ बहा ले जाता है। अच्छा, और यही मिट्टी और मलबा नदी में जाके सिल्टेशन का कारण बनता है? एग्जैक्टली। सिल्टेशन या गाद जमा होने की प्रक्रिया को ऐसे समझें, जब वो सारा मलबा मैदानी इलाकों में आता है तो नदी की गति धीमी हो जाती है। राइट। और वो गाद नदी के तल पर जमा होने लगती है। सालों से ऐसा होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का तल काफी ऊपर उठ गया है। इसका सीधा असर नदी की कैरिंग कैपेसिटी पर पड़ा है। मतलब जल वहन क्षमता? हाँ, अब नदी में पहले जितना पानी समाने की क्षमता ही नहीं रही। इसलिए थोड़ी सी भी अतिरिक्त बारिश होने पर पानी किनारों को तोड़कर बाहर आ जाता है। यानी नदी उथली हो गई है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये पानी शहरों में घुसता है तो हफ्तों तक बाहर क्यों नहीं निकलता? यहां मुझे लगता है कि अनियोजित शहरीकरण ने स्थिति को एक प्राकृतिक आपदा से पूरी तरह मानव निर्मित संकट में बदल दिया है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन ने प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से चोक कर दिया है। कैसे? देखिए, शहर के बीच मौजूद वेटलैंड्स और झीलें जो अतिरिक्त पानी को सोखने के लिए प्राकृतिक स्पंज का काम करती थीं, उन्हें कंक्रीट से पाटकर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। बिल्कुल। इसलिए असम की ये बाढ़ प्रकृति और मानव के विनाशकारी हस्तक्षेप का एक बहुत ही जटिल परिणाम है। खैर, प्राकृतिक आपदाओं के इस रौद्र रूप से आगे बढ़ते हैं। मानसून अपने साथ सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि कई गंभीर जैविक आपदाएं भी लाता है, जैसे डेंगू। हाँ, ये हर साल का एक बड़ा खतरा है। अब हम साइंस और टेक के सेक्शन में देखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान इससे कैसे निपट रहा है। द हिंदू की एक बहुत ही क्रिटिकल खबर है, इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन अराइव्स विद अ क्रूशियल सेफ्टी कैवियट। यह भारत के पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तकेडा नामक कंपनी की क्यूडेंगा वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है। ओके, लेकिन जैसा कि हेडलाइन में सेफ्टी कैवियट यानी सुरक्षा चेतावनी का जिक्र है, इसमें कुछ रिस्क भी है? जी, इसमें एक बहुत बड़ा मेडिकल रिस्क छिपा है, जिसे एडीई यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट कहते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, एडीई। ये असल में शरीर के अंदर काम कैसे करता है, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, डेंगू वायरस के 4 अलग-अलग सीरोटाइप या स्ट्रेन्स होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। ठीक है। क्यूडेंगा वैक्सीन मुख्य रूप से डेन 1 और डेन 2 के खिलाफ बहुत प्रभावी है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले कभी डेंगू नहीं हुआ है, मेडिकल टर्म्स में कहें तो वो सीरोनेगेटिव है, और उसे ये वैक्सीन दे दी जाती है, तो वैक्सीन उसके शरीर में डेन 1 और 2 के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगी। रुको, अगर भविष्य में उस व्यक्ति को डेंगू का कोई दूसरा स्ट्रेन, मान लीजिए डेन 3 इन्फेक्ट करता है, तो क्या होता है? क्या वो पुरानी एंटीबॉडीज वायरस से कंफ्यूज हो जाती हैं? यहीं पर एडीई का खतरनाक मैकेनिज्म शुरू होता है।
वो पुरानी एंटीबॉडीज DANE3 वायरस को पहचान तो लेती हैं और उससे चिपक भी जाती हैं, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाती। मतलब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। बिल्कुल। इसके बजाय वे एंटीबॉडीज वायरस के लिए एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करती हैं। वे वायरस को पकड़कर सीधे हमारे इम्यून सिस्टम की मुख्य कोशिकाओं मैक्रोफेज के अंदर खींच लाती हैं। बाप रे। और वायरस कोशिकाओं के अंदर जाकर तेजी से रेप्लिकेट यानी अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। मतलब जिस इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ना था, वैक्सीन की वजह से बनी एंटीबॉडीज ने उसी इम्यून सिस्टम को वायरस का घर बना दिया। इससे तो बीमारी और भी जानलेवा बन जाएगी। जी हाँ। तो फिर इस वैक्सीन को मंजूरी क्यों दी गई? यहीं पर रिस्क बेनिफिट रेशियो यानी जोखिम और लाभ का संतुलन काम आता है। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए बेहतरीन और जीवन रक्षक है जिन्हें पहले डेंगू हो चुका है, यानी जो सीरो पॉजिटिव हैं। अच्छा, तो उन्हें ये रिस्क नहीं है? नहीं। इसीलिए इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने से पहले प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। मतलब वैक्सीन लगाने से पहले ब्लड टेस्ट से यह पक्का करना होगा कि व्यक्ति को अतीत में डेंगू हुआ था या नहीं। और शायद इसी तरह की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए तकनीक के एकदम नए सिरे यानी क्वांटम कंप्यूटिंग का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है, हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड AI कैन हेल्प ट्रिगर अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स। जी। वैक्सीन डिजाइनिंग में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ये समझना कि वायरस का एपिटोप हमारे शरीर के HLA मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। इसे थोड़ा डिकोड करें तो एपिटोप वायरस का वो हिस्सा है जिसे हमारा शरीर एक पहचान पत्र लाइक ID कार्ड की तरह देखता है। और HLA मॉलिक्यूल हमारे शरीर का वो सिक्योरिटी गार्ड है जो उस ID कार्ड को चेक करता है। एकदम सही एनालॉजी है। समस्या ये है कि इन एपिटोप्स और HLA मॉलिक्यूल्स के अरबों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक क्लासिकल कंप्यूटर जो 0 और 1 के बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, उसके लिए एक-एक कॉम्बिनेशन को चेक करना लगभग असंभव है। इसमें तो सालों लग जाएंगे। बिल्कुल। और यहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। एग्जैक्टली जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ उन अरबों पॉसिबिलिटीज को एक ही समय में प्रोसेस कर सकते हैं। वाओ। जब इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को जोड़ दिया जाता है तो ये सिस्टम बहुत ही सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सा एपिटॉप किस HLA के साथ सबसे सुरक्षित प्रतिक्रिया देगा। मतलब बिना किसी साइड इफेक्ट के। हाँ, इससे हम भविष्य में ऐसी वैक्सीन डिजाइन कर सकते हैं जो सीधे लक्ष्य पर वार करें और ADE जैसे रिस्क की गुंजाइश ही न रहे। तकनीक से बीमारियों का सटीक इलाज खोजना एक बात है, लेकिन समाज के उन संवेदनशील वर्गों जैसे बुजुर्गों और युवाओं तक सही देखभाल और शिक्षा पहुंचाना एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हमें सीधे सोशल जस्टिस के सेक्शन में ले जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, विथ एल्डरली कैंसर केसेस राइजिंग, इंडिया गेट्स 60+ थेरेपी मॉडल। देखिए, भारत की जनसांख्यिकी बदल रही है, बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और इसके साथ ही उनमें कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? इस चुनौती से निपटने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने बुजुर्ग कैंसर मरीजों के लिए एक जेरियाट्रिक असेसमेंट मॉडल शुरू किया है। इसमें नया क्या है? अभी तक भारत में क्या होता था कि इलाज का अग्रेसिव तरीका जैसे कीमोथेरेपी सिर्फ व्यक्ति की वास्तविक उम्र यानी क्रोनोलॉजिकल एज के आधार पर तय होता था। लेकिन ये तो बहुत ही त्रुटिपूर्ण तरीका है ना? मतलब हर 65 साल का व्यक्ति शारीरिक रूप से एक जैसा तो नहीं होता? बिल्कुल। कोई 65 साल का व्यक्ति रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता है और किसी 65 साल के व्यक्ति को गंभीर डायबिटीज या हृदय रोग हो सकता है। ये मॉडल मरीज की सिर्फ उम्र नहीं देखता बल्कि उसकी फिजियोलॉजिकल एज यानी शारीरिक और मानसिक क्षमता को मापता है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चेक करते हैं? इसके लिए एक विस्तृत असेसमेंट होता है। मरीज के लिवर और किडनी फंक्शन कैसे हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता कैसी है, बोन डेंसिटी क्या है और वे अपनी रोजमर्रा के काम खुद कर पाते हैं या नहीं। यानी एक तरह से शरीर की असली बायोलॉजिकल फिटनेस का आकलन करना। जी, और इस डेटा के आधार पर तय किया जाता है कि किसी बुजुर्ग को एग्रेसिव कीमोथेरेपी देनी चाहिए या कोई हल्की थेरेपी। ये सोशल जस्टिस और हेल्थ इक्विटी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां मेडिकल प्रोटोकॉल को मरीज की व्यक्तिगत क्षमताओं के हिसाब से कस्टमाइज किया जा रहा है ताकि इलाज ही उनकी जान का दुश्मन न बन जाए। बिल्कुल सही। बुजुर्गों के स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हुए जब हम युवाओं की बात करते हैं तो द हिंदू की एक रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक और हृदय विदारक तस्वीर पेश करती है।
need to shift focus to rising student suicides, cost of education. NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा एक बहुत ही डराने वाला ट्रेंड दिखा रहा है। क्या कह रहा है डेटा? छात्रों में आत्महत्या की दर देश की कुल जनसंख्या वृद्धि दर से और यहां तक कि सामान्य आत्महत्या दर से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत ही दुखद है। इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? रिपोर्ट इस संकट के 2 सबसे बड़े कारणों को उजागर करती है। पहला, शिक्षा का बेतहाशा बढ़ता खर्च और दूसरा, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का अमानवीय दबाव। इसे देखकर मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं रहा। तो क्या बन गया है? ये एक तरह की फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सट्टेबाजी, मतलब गैम्बलिंग बन गया है। मध्यवर्गीय और गरीब परिवार अपनी जीवन भर की पूंजी, यहां तक कि जमीनें बेचकर एक सीट के लिए दांव लगा देते हैं। ये सच्चाई है। और जब वो रिटर्न नहीं मिलता तो छात्र उस हार और परिवार के भारी कर्ज का मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं सह पाते। ये फाइनेंशियल सट्टेबाजी वाली एनालॉजी बहुत गहरी है। शिक्षा का जिस तरह से अनियंत्रित व्यवसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन हुआ है, उसने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। और ये सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर इसे हम सोशल जस्टिस के सिलेबस से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि महंगी शिक्षा और गला काट प्रतियोगिता समाज में एक गहरी असमानता की खाई पैदा कर रही है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल क्राइसिस नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। निश्चित रूप से इस पर गंभीर नीतिगत बदलाव की जरूरत है। खैर, विश्लेषण के इस गहरे दौर के बाद अब कुछ तेज और तथ्य आधारित जानकारियों की ओर रुख करते हैं। हाँ, प्रीलिम्स का सेक्शन। बिल्कुल, प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स का समय है जो रिवीजन के लिए बहुत क्रिटिकल है। पहला फैक्ट साइंस और स्पेस टेक से जुड़ा है। ये कॉन्सेप्ट है प्रैक्सिस, PRAXIS, यानी प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनमस एक्सप्लोरेशन विद इन सिटू AI। ये किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? ये नासा का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विचार है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में ऑटोनॉमस रोबोटिक्स और AI का इस्तेमाल करके शनि यानी सैटर्न जैसे गैसीय ग्रहों के छल्लों में मौजूद कणों का नमूना लेना है और वहीं पे उनका विश्लेषण करना। हाँ, जिसे इन सिटू एनालिसिस कहते हैं। ये मिशन भविष्य में ग्रहों की उत्पत्ति के रहस्य खोल सकता है। बहुत दिलचस्प है। और दूसरा फैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की परिधि से है। फ्रांस के ऐतिहासिक डी-डे लैंडिंग बीचेस को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये वही बीचेस हैं ना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े हैं? जी हाँ, ये नॉर्मंडी के वही तट हैं जहां 6 जून 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाएं उतरी थीं। यह सैन्य अभियान नाजी जर्मनी के पतन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो अब समय है मेंस की तैयारी को परखने का। आज की इस विस्तृत चर्चा से एक बहुत ही रेलेवेंट और एनालिटिकल सवाल तैयार होता है। मेंस के लिए सवाल कुछ इस प्रकार फ्रेम किया जा सकता है। असम में आने वाली वार्षिक बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मानव निर्मित पारिस्थितिक असंतुलन का परिणाम है। इस कथन का विश्लेषण करें और इसके स्थायी समाधान सुझाएं। असम फ्लड्स पर एक बहुत ही सटीक सवाल। इस सवाल को अप्रोच करने का सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में ये स्पष्ट करना होगा कि यद्यपि भौगोलिक स्थिति और भारी बारिश इसके उत्प्रेरक है, लेकिन मुख्य बॉडी में मानव निर्मित कारणों पर जोर देना होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। हाँ, इसमें डिफॉरेस्टेशन के कारण होने वाली सिल्टेशन की प्रक्रिया को समझाना होगा, जिससे नदी की कैरिंग कैपेसिटी घट रही है। साथ ही अनियोजित शहरीकरण द्वारा वेटलैंड्स के विनाश का जिक्र करना अनिवार्य है। और कंक्लूजन या समाधान वाले हिस्से में? समाधान में कैचमेंट एरिया मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम को पुनर्जीवित करने और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन जैसे लॉन्ग टर्म उपाय सुझाने होंगे। बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि आज की इस चर्चा से कितना कुछ ग्रास्प किया गया है। ये रहा आज का क्विज सेशन। इन सवालों के जवाब दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। सवाल नंबर 1 साइंस से, डेंगू की क्यूडिंगा वैक्सीन के संदर्भ में ADE यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट का मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है? सवाल नंबर 2 ज्योग्राफी और IR से, 1960 की सिंधु जल संधि के तहत किन 3 पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया है और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है? ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और आखिरी सवाल स्पेस और टेक से, हाल ही में चर्चा में रहा प्रैक्सिस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का कॉन्सेप्ट है और इसका मुख्य फोकस क्या है? एक्टिव रिकॉल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर इन सवालों के जवाब बिना नोट्स देखे
दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन रही है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को अगर एक सूत्र में बांधा जाए तो इसके की टेकअवेज क्या निकलते हैं? आज हमने बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स को कवर किया। सबसे पहले हमने समझा कि चीन के असममित निवारण के सामने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता क्यों जरूरी है। राइट। फिर हमने सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान के डर का विश्लेषण किया। एनवायरनमेंट में हमने देखा कि कैसे सिल्टेशन और शहरीकरण असम की बाढ़ को एक मानव निर्मित आपदा बना रहे हैं। और साइंस में हमने क्यूडिंगा वैक्सीन के एडीए रिस्क के मैकेनिज्म को डिकोड किया और जाना कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे इम्यूनोलॉजी का भविष्य बदल सकती है। अंत में सोशल जस्टिस के तहत हमने बुजुर्गों के लिए फिजियोलॉजिकल एज आधारित ट्रीटमेंट और शिक्षा के व्यवसायीकरण से युवाओं पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को समझा। बेहतरीन। और जाने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए। आज हमने बात की कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई की मदद से हम भविष्य की सटीक वैक्सीन डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें, क्या भविष्य में एआई सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि कौन से वैक्सीन बनेगी, बल्कि हमारे प्रिडिक्टिव हेल्थ डेटा का विश्लेषण करके ये भी तय करेगा कि वो जीवन रक्षक वैक्सीन पहले किसे मिलेगी और किसे नहीं? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या हमारी स्वास्थ्य नीतियां और हमारा समाज इस तकनीकी भेदभाव यानी टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करने के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है। यह एक बेहद प्रासंगिक और गहरा सवाल है जो सीधे तौर पर तकनीक और नैतिकता के चौराहे पर खड़ा है। अंत में तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए बस यही संदेश है कि यूपीएससी का यह सफर कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। इस परीक्षा में रोज की निरंतरता और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने की आदत ही सफलता की असली कुंजी है। पढ़ते रहें और एक विश्लेषक की तरह सोचते रहें। बिल्कुल, ज्ञान वही है जो समझ में आए और सही वक्त पर काम आए। इसी तरह हर विषय की गहराई में जाने और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए सुन लो यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने नोट्स रिवाइज करते रहें, मेंस के सवाल का उत्तर जरूर लिखें और अपनी तैयारी को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।